Hello everyone, welcome to Urban Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, सेक्शन फॉर्मूला देखा, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखा और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल देखा। चारों टॉपिक को मैंने जबरदस्त वे में सिखा दिया आपको, ठीक है। अब की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये सब कुछ मैं बोला आपको क्या, अब अभी आप बेसिकली जो पढ़ रहे हो वो बेसिकली क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एनालॉजी है उसको साथ में लेके आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है उसी को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन से कैसे स्टडी कर सकते हो, यही सब बेसिकली अभी चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट आने वाला है। तो मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट में ब्रेक किया। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, इसका नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, और उसका जो सेकंड पार्ट जो वीडियो आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर रियल स्लोप और कॉम्प्लेक्स स्लोप में क्या डिफरेंस होता है, तो सब कुछ आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रियल स्लोप और कॉम्प्लेक्स स्लोप में क्या डिफरेंस होता है, सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डन, ठीक है। चलो फिर शुरू करें इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। चलो, अगर मैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करूं तो पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि हम इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से, अभी देखो फिर से यहां पे बात आ जाएगी कि यहां पे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा आइडिया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एकदम भी आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है 1% से भी कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एकदम आइडिया नहीं है। क्यों? भले ही आप 11-12 में हो बट आप क्लास 10 में भी पढ़ के आते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप क्लास 10 में भी पढ़ते हो, है ना। तो ऐसा मत बोलना कि सर हमको तो आइडिया ही नहीं है सर क्या होता है, ऐसा मत बोलना, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे यूज करके आप सारे इक्वेशन लिख रहे हो, यही सब पढ़ा रहा हूं। तो पहले हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये लेट्स से मेरा कितना है आपका 1,0 और ये मेरा कितना है 0,1। ये जो स्ट्रेट लाइन इसका इक्वेशन पता है क्या है आपका, x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया, x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो x 0 होने पे y 1 है और y 0 होने पे x 1 है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का बेनिफिट ये होता है कि अगर मेरे को इक्वेशन पता चल जाए, अगर मैंने इस स्ट्रेट लाइन का बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन, कुछ भी गिवन कंडीशन हो सकता है, आगे जाके आप देखोगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि अगर मेरे को ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता चल जाए, कैसे पता चल गया दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैंने निकाल लिया अगर इक्वेशन, तो बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अब मैं वो सारे पॉइंट्स, है ना, जितने एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर्ड है जो इस लाइन पे लाई करते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, सबको फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? मैं y का वैल्यू बिठाऊंगा, आई विल गेट अ रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x, या फिर मैं x का वैल्यू बिठाऊंगा, आई विल गेट अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। तो x y मेरे को ढेर सारे ऑर्डर पेयर मिलेंगे और यही सब क्या है, इसका सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? तो इक्वेशन का बेनिफिट क्या होता है, अगर आपने इक्वेशन निकाल दिया तो यू कैन फाइंड ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। डन हो गया। अब हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेट उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लिए हो तो मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहां पे लेट्स से नंबर वन मेरा क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या है आपका? पैरामेट्रिक फॉर्म। और आप देखना इस पैरामेट्रिक फॉर्म से ही मैं बाकी फॉर्म्स को भी निकाल दूंगा, बस इसी पैरामेट्रिक फॉर्म से, ठीक है। अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक पैरामीटर होगा। आप बोलोगे सर ये पैरामीटर क्या होता है, तो अब आदत डाल लो, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में पहुंच जाते हो तो पैरामीटर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, है ना। बेनिफिट क्या होता है पैरामीटरेशन का, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास क्या है, एक पॉइंट P है जो Z1 को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से मेरे पास क्या है, पॉइंट Q है जो Z2 को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से मेरे पास कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट है R जो Z को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, एक ऐसा इक्वेशन चाहिए सच दैट वो ऐसे जितने Z होंगे वो सब मेरे को दे सके। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे जितने Z होंगे वो सब मेरे को दे सके। क्यों? इसका इक्वेशन अगर निकाल लिया तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपका, आप जो भी Z का वैल्यू पुट करोगे उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस लाइन पे जितने Z है सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूं, अब देखते रहो ध्यान से, है ना। मान लो ये जो है ये इसको m/n रेशियो में ब्रेक करता है, ठीक है। किस में ब्रेक करता है? m/n रेशियो में ब्रेक करता है, ठीक है। तो भाई आपको पता होता है, आप Z को क्या लिखते हो, Z को आप क्या लिखते हो, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बताओ, लिखते हो ना ऐसे? ठीक है, चलो
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इज इक्वल्स टू m बाय m प्लस एन z2 प्लस n बाय m प्लस एन z1, लिख सकता हूं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मैंने m बाय m प्लस n को t ले लिया, ठीक है, लेट, देखो m एक रियल नंबर है, m प्लस n भी एक रियल नंबर है, तो लेट m बाय m प्लस एन इज इक्वल टू टी, जहां पे t क्या है आपका कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो n बाय m प्लस एन पता है क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 माइनस टी। ऑफ कोर्स अब बात है ना, अगर ये आप t लोगे तो ये 1 माइनस टी, क्यों, क्योंकि इसको और इसको ऐड करो आपको 1 मिलना चाहिए, इसको ऐड करो ना भाई, m प्लस एन बाय m प्लस एन 1 होगा, इसको ऐड करो t प्लस 1 माइनस टी प्लस टी कैंसिल 1 होगा, यस, ये अगर t है तो ये 1 माइनस टी है, ओके। अगर मैं यहां पे लिख दूं तो क्या होगा, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू, ठीक है, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tz2 प्लस 1 माइनस टी z1, ये हो गया आपका इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर हो गया, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है आपका, z इज इक्वल्स टू tz2 प्लस 1 माइनस टी z1, ठीक है। अब देखो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों कहा जाता है, जहां पे t क्या है आपका, t क्या है आपका यहाँ पे, t बिलोंग्स टू r। अब इसको पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों कहा जाता है, वेयर t इज अ पैरामीटर लिख दो, वेयर t इज अ पैरामीटर। अब देखो इसका फायदा क्या है, अगर मैं बोलूं, है ना, ये क्या है, मेरा इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, क्या है मेरा इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। अगर ये मेरा इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, अगर ये मेरा इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, तो मैंने क्या बोला, देखो z1 आपको पता होगा, क्योंकि एक लाइन ध्यान से देखना, एक लाइन निकालने के लिए यू शुड नो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए किसी भी यूनिक लाइन को डिफाइन करने, क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक पॉइंट है, मैं बोलूंगा ना इसके थ्रू वो लाइन ड्रॉ करो जो मैं सोच रहा हूं। आप कैसे ड्रॉ करोगे, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, है कि नहीं, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं और मैं आपको बोलूं एक लाइन ड्रॉ करो, तो कोई भी एक लाइन इस 2 पॉइंट से यूनिक ही होगा, आप और कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते इस 2 पॉइंट के थ्रू, इस 2 पॉइंट के थ्रू। क्लियर हो गया ना, डन हो गया कंसेप्ट, चलो ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या बोला, पैरामेट्रिक फॉर्म का बेनिफिट क्या है, देखो आपके पास z1 होगा, आपके पास z2 होगा, आप यहाँ पे z1 पुट कर दो, कुछ भी हो सकता है, 2 प्लस 3i आप पुट कर दो, 2 प्लस 3i, आपके पास z2 होगा -5 प्लस 7i, लेट्स से आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ओवरऑल जो इक्वेशन है वो सिर्फ t के टर्म्स में आ जाएगा, अननोन बस t रहेगा। तो t को आप डिफरेंट वैल्यूज लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 0.7 लो, 0.8 लो, 0.9 लो, जितने वैल्यूज लोगे आप देखोगे आपको z मिलेगा ना, z मिलेगा डिफरेंट वैल्यूज, समझ रहे हो कि नहीं। आपने z1 पुट किया, z2 पुट किया, फिर ये इक्वेशन जो होगा उसमें अननोन बस t ही रहेगा जो पैरामीटर है। अब t का वैल्यू आप क्या ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। तो जैसे जैसे आप t को चेंज करोगे यू विल फाइंड दैट आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ z मिलेगा जो इसी लाइन पे क्या करेगा, लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं बोलूं कि t इज इक्वल टू 0, लेट्स से अगर मैं बोलूं t इज इक्वल टू 0, तो z क्या आएगा, देखो z इज इक्वल टू हाउ मच, z1। अगर मैं बोलूं कि t इज इक्वल टू 1, अगर मैं बोल दूं कि t इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो z का वैल्यू क्या आएगा, देखो t इज इक्वल्स टू 1 पे z2 आएगा, देख रहे हो। तो t 0 लेने पे हमको z1 मिलता है, यस z1 तो उस पॉइंट पे लाई कर ही रहा है, उस लाइन पे लाई कर ही रहा है वो। अगर मैं t इज इक्वल्स टू 1 लूं तो z इक्वल्स टू z2 आ रहा है, यस z2 भी उस लाइन पे लाई कर रहा है। फिर अब t इज इक्वल्स टू 3 लेके देखो, है ना, अगर t इज इक्वल्स टू 3 लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो t इज इक्वल्स टू लेट्स से 3, तो z कितना हो जाएगा आपका, देखो 3z2 माइनस 2z1, ये जो है ये भी लाई करेगा, ये 3z2 माइनस 2z1 जो भी आएगा वो भी उस लाइन पे लाई करेगा, समझ गए। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। तो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, क्लियर हो गया। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने जर्नी को आगे लेके जाते हैं, है ना। फिर हम अपने क्या करते हैं, जर्नी को आगे लेके जाते हैं। अब हम पहला वाला देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, अब हम दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। अब हम नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में क्या है, देखो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, देखो अब मैं चाहता हूं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन लिखूं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि उसमें कोई पैरामीटर ना रहे। आई जस्ट वांट टू राइट अ प्लेन इक्वेशन, क्या चाहता हूं मैं, आई जस्ट वांट टू राइट अ प्लेन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं मेथड 1 लिखता हूं पहले, है ना, पहले मैं मेथड 1 लिखता हूं। देखो ध्यान से, हमको क्या मिला अभी अभी यहाँ पे, हमको अभी अभी यहाँ पे ये मिला,
ठीक है, अभी अभी हमको क्या मिला यहाँ पे z इक्वल्स टू tz2 प्लस 1 माइनस tz1 मिला। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हम एक ऐसा इक्वेशन लिखें जिसमें क्या हो, z हो, जिसमें क्या हो, z1 हो, जिसमें क्या हो, z2 हो। कंजुगेट भी हो सकता है आपको, क्योंकि z1 पता है तो z1 कंजुगेट आप निकाल सकते हो, z2 पता है z2 कंजुगेट भी निकाल सकते हो। तो हमको एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जहां पे t ना हो। जैसे कि इस इक्वेशन में क्या है, t है। ये क्या इक्वेशन है, ये भी क्या करता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही इंडिकेट करता है, बट इन व्हाट, पैरामेट्रिक फॉर्म। व्हाई, बिकॉज हियर वी हैव अ पैरामीटर t, और इसका अपना ही एक मतलब समझ, इसका अपना ही एक रोल है। क्यों? क्योंकि देखो इट इज सो ब्यूटीफुल ना, आप z1 पुट किए, z2 पुट किए, t का अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग z पॉइंट्स मिलते हैं जो उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। इट्स ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे, राइट। अब अगर मैं बात करूं नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म की, तो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में मैं क्या करूंगा, देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू, है ना, z इज इक्वल्स टू z1 प्लस t इंटू z2 माइनस z1। ठीक है, फिर इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो z माइनस z1 इज इक्वल्स टू t z2 माइनस z1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा। और आपके पास में जो t है वो t क्या होता है, t रियल नंबर एक होता है, t बिलोंग्स टू r, t सम रियल नंबर। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बोलूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं कंजुगेट कर लूं, ऑल्सो अगर मैं कंजुगेट कर लूं, क्या करूं, बोथ साइड में अगर कंजुगेट करूं तो क्या हो जाएगा, देखो z कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट, t का कंजुगेट तो t होगा, वाई, बिकॉज इट इज अ रियल नंबर, तो t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब अगर मैं बोलूं आपको कि 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो z माइनस z1 बाय z कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट, दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, z2 माइनस z1 बाय z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करूं आपसे, कि दिस इज इक्वल टू, मुझे क्या मिल गया, दिस मिल गया। आगे जाके देखोगे ये कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है, आगे जाके देखोगे इसी को आप कॉम्प्लेक्स स्लोप बोलते हो, और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, कॉम्प्लेक्स स्लोप का कंसेप्ट। ठीक है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बस देखते रहो अब स्टोरी। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं और आप ये भी देखोगे कि ये जो कंडीशन होता है ये बताता है कि ये जो z, z1, z2 पॉइंट्स है दे आर कोलिनियर। ये जो कंडीशन है ना, अगर मैं आपको ऐसा कंडीशन दे दूं, मैं बोलता हूं कि मान लो z1 को कोई पॉइंट p रिप्रेजेंट कर रहा है, z2 को कोई पॉइंट q रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये z को कोई पॉइंट सम r रिप्रेजेंट कर रहा है, तो p q r वो जो पॉइंट्स है वो कैसे होंगे, आप सीधा बोलोगे सर वो कोलिनियर होंगे। क्यों? क्योंकि वो सब आप नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं और वो क्लास आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो z इंटू z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट, है ना, फिर क्या हो जाएगा, देखो माइनस z1 इंटू z2 कंजुगेट प्लस मॉड z1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो z कंजुगेट इंटू z2 माइनस z1, z कंजुगेट इंटू z2 माइनस z1। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, देखो उसके बाद मैं लिखूंगा माइनस z कंजुगेट z1 माइनस z1 कंजुगेट z2 माइनस z1 कंजुगेट z2 प्लस मॉड z1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब देखो ये कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो व्हाट आई कैन राइट इज इंप्लाइज दैट, क्या लिखूंगा मैं, z इंटू z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट। ठीक है, इधर में माइनस आ जाएगा तो माइनस z कंजुगेट इंटू z2 माइनस z1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा देखते रहो, माइनस z1 इंटू z2 कंजुगेट। ठीक है, फिर प्लस z1 कंजुगेट इंटू z2 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकता हूं मैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो अगर हल्का सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं z इंटू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट। ठीक है, माइनस z कंजुगेट इंटू z1 माइनस z2। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा प्लस z1 इंटू z2 कंजुगेट, फिर इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो माइनस z1 कंजुगेट इंटू z2 दैट इज इक्वल टू 0। बस इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो क्लियर हो गया।
इससे हम यहां तक कैसे पहुंचे, इसमें थ्रू आउट माइनस कर दो यार, ऐसे क्या देख रहे हो, इसमें थ्रू आउट माइनस मल्टीप्लाई करो ना, इसमें मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो भाई ये Z1 कंजुगेट माइनस Z2 हो गया, इसमें मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, Z1 माइनस Z2 हो गया, इसमें माइनस किया तो प्लस हो गया, इसमें प्लस को माइनस किया तो माइनस हो गया, खत्म कहानी, ऐसे क्या देख रहे हो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या हो गया हमारा, इक्वेशन इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो क्लियर हो गया। अब इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है, देखो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, शॉर्टकट टू रिमेंबर। क्या बोला मैंने, शॉर्टकट टू रिमेंबर, ठीक है। अब देखो उसको रिमेंबर कैसे करोगे आप, है ना, उसको रिमेंबर करने का सिंपल तरीका है, डिटर्मिनेंट लो किसका, Z, Z1, Z2, Z कंजुगेट, Z1 कंजुगेट, Z2 कंजुगेट 1 1 1 दैट इज इक्वल टू 0। आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो क्या करोगे, Z इंटू Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, Z इंटू Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, माइनस Z कंजुगेट इंटू Z1 माइनस Z2, माइनस Z कंजुगेट इंटू Z1 माइनस Z2। फिर क्या लिखोगे, प्लस 1 इंटू Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, माइनस Z2 इंटू Z1 कंजुगेट, दिस। क्लियर हो गया, डन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये क्या लिखो, सर इसको क्या बोलते हैं, इसको बेटा डिटर्मिनेंट बोलते हैं, है ना, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। सर इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ये डिटर्मिनेंट में बताऊंगा। सर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये डिटर्मिनेंट में बताऊंगा, यहां पे नहीं बताऊंगा। समझ रहे हो ना, तो मेरा एकदम क्लियर रहता है। मैं अगर किसी चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं तो उसका जो मेन एस्पेक्ट है मैं बस उस चैप्टर में वही बात करता हूं। जो मेरे को पढ़ाना है ये सब टॉपिक, तो ये मैं उसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इससे क्या होता है ना, क्लैरिटी बहुत बढ़िया रहता है आपका। समझ रहे हो, जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे ना तो एकदम आपको फ्रेश फीलिंग रहेगा कि अगर मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूं तो इस चैप्टर में मेरा सब कुछ क्लियर होते जा रहा है। समझ रहे हो, तो दिस इज हाउ ऑल दिस थिंग्स आर डन। ठीक है, ये एक हो गया मेथड 2, है ना। अगर मैं मेथड 1 हो गया, अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, है ना, अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, लेट्स से मेथड 2 में आप कैसे कर सकते हो, देखो मेथड 2 में आपका करने का जो तरीका होगा, लेट्स से ये मेरा क्या है, आपका P है और ये मेरा क्या है, आपका Q है। ठीक है, इसका क्या है, आपका Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर fx है, इसका fx क्या है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स से कोई एक R पॉइंट है जिसका क्या है, Z है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पे आपको बोलूं कि लेट्स से मैं ना यहां पे क्या करता हूं, कोनिस थ्योरम अप्लाई करता हूं ना, कोनिस मेथड अप्लाई करता हूं, तो मैं क्या लिखता, देखो Z1 है ना, आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखता मैं, Z1 माइनस Z बाय व्हाट, Z2 माइनस Z। इसका आर्गुमेंट कितना है आपका, देखो पाई है ना। इसका आर्गुमेंट पाई मतलब व्हाट, इसको प्योरली रियल होना पड़ेगा। देयरफॉर Z1 माइनस Z बाय Z2 माइनस Z इज प्योरली रियल। क्यों, आपको पता है अगर ये 0 हो या पाई हो ये प्योरली रियल, अगर ये प्लस माइनस पाई बाय 2 तो ये प्योरली इमेजिनरी। कराया हो रोटेशन थ्योरम का वीडियो देखो, ठीक है, दिस इज प्योरली रियल। ठीक है, अगर ये प्योरली रियल है तो देयरफॉर Z1 minus Z is equals to Z2 minus Z, that should be equals to Z1 conjugate minus Z conjugate by Z2 conjugate minus Z conjugate। क्यों होता है ऐसा, आपको पता है, अगर मान लो Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो प्योरली रियल है तो Z is equals to Z conjugate होता है, आपको पता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से Z is equals to A है, एक प्योर नंबर है रियल, तो Z कंजुगेट भी क्या हो जाएगा, आपका A ही हो जाएगा। तो Z is equals to Z कंजुगेट कब, व्हेन Z is रियल। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम ही इक्वेशन मिलेगा जो ऊपर आप निकाले हो। ठीक है ना, समझ गए ना मैंने क्या बोला। इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सेम ही इक्वेशन मिल जाएगा जो आप पहले निकाले हो। देखो क्लियर, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, डन, समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये जो इक्वेशन आपको मिलता है ना, यहाँ पे कहां गया, इधर आपके पास में क्या गिवन होगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन निकालना है तो आपको 2 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए। तो 2 पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे, Z1 दिए रहेंगे, Z2 दिए रहेंगे। आपको Z1 कंजुगेट भी पता है, Z2 कंजुगेट भी पता है, तो आप यहाँ पे Z1 Z2 कंजुगेट, Z1 Z2 पुट करो, ये सब कुछ पुट करो। सब कुछ पुट करने के बाद में आपको इक्वेशन मिलेगा Z और Z कंजुगेट में। आपको पता है Z का वैल्यू क्या होता है, x प्लस IY, Z कंजुगेट क्या होता है, x माइनस IY। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेशन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आपके कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको सिखाया है। तो आपको उससे क्या मिल जाएगा, ढेर सारे XY ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। और XY ऑर्डर पेयर मिलने का मतलब क्या, Z मिल गया। क्यों, क्योंकि x प्लस IY इज द व्हाट, Z। क्लियर हो गया, इसको कहते हैं कंसेप्ट, इसको कहते हैं कंसेप्ट। ठीक है, अब हम थर्ड के बारे में बात करेंगे। जो हमारा थर्ड होगा वो क्या होगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, है ना। जो थर्ड होगा दैट इज बेसिकली द जनरल फॉर्म
ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्या होगा आपका जनरल फॉर्म। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब मैं बात करता हूं थर्ड वाले की, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे जनरल फॉर्म, है ना। नंबर 3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जनरल फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म आपने देख लिया, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म आपने देख लिया, अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म। तो देखो जनरल फॉर्म क्या होगा, है ना, जनरल फॉर्म क्या होगा देखो। और ये सब आप और भी ज्यादा रिलेट कर पाओगे, पता है कब, जब आप ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लोगे मेरे से, है ना। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप मेरे से पढ़ लोगे ना, तो और ज्यादा जो आपका फ्रीक्वेंसी मैचिंग होगा ना दोनों चैप्टर का, वो बहुत जबरदस्त होगा, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो पहले पूरा पढ़ लो और फिर उसके बाद आप जज करो, कमेंट करो, जो करना है करना, ठीक है। पहले पूरा पढ़ लो और देखो किस लेवल का आपको कंटेंट दिया जा रहा है, इतने ऑर्गेनाइज वे में, मजा आ जाएगा। क्या बोला मैंने, मजा आ जाएगा, ठीक है, डन। चलो फिर अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, ये क्या हो गया आपका जनरल फॉर्म, ठीक है। अब अगर जनरल फॉर्म ये हो गया तो मैं काम करता हूं, है ना, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज योर नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए जनरल फॉर्म। तो मैं क्या करूंगा आपको पता है, मैं क्या करूंगा देखते रहो, ठीक है। कंसेप्ट देखो, है ना, कंसेप्ट देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। आप बोलोगे सर आपको कैसा पता कॉम्प्लेक्स आएगा, सर रियल भी हो सकता है। अरे भाई रियल नंबर भी क्या होता है, एक सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मैं बोल देता हूं लेट्स से इसका वैल्यू जो है वो क्या है, Z3 है। मैंने क्या बोला, लेट्स से Z3 का वैल्यू Z1 इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट इंटू Z2। ये मैंने इसको क्या मान लिया, Z3 मान लिया, ठीक है। तो Z3 कंजुगेट क्या होगा भाई, Z3 कंजुगेट क्या होगा, Z1 कंजुगेट इंटू Z2, है ना। फिर क्या हो जाएगा देखो, माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, यही हो जाएगा आपका, राइट, यही हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो Z1, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि Z1 Z3 प्लस Z3 कंजुगेट कितना हो जाएगा, देखो Z3 प्लस Z3 कंजुगेट कितना हो जाएगा, देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आपको मिलेगा 0। देयरफॉर Z3 जो है वो क्या है आपका माइनस Z3 कंजुगेट। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर Z3 इज व्हाट, प्योरली इमेजिनरी, Z3 इज व्हाट, प्योरली इमेजिनरी। क्लियर हुआ कि नहीं, Z3 अगर आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाता है ना, ये आपको पता चल गया, दैट मींस ये जो है आपका क्या है, वो आपका प्योरली इमेजिनरी आएगा, ठीक है। तो आपको पता है अगर प्योरली इमेजिनरी है कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से z इज इक्वल टू क्या है, आई वाई है, ठीक है। तो z कंजुगेट कितना हो जाएगा, माइनस आई वाई। तो z माइनस z कंजुगेट कितना हो जाएगा, देखो 2i y। इसको आप क्या बोलते हो, 2i रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या बोलते हो, 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हो ना ऐसे। अगर z कोई एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि Z3 ले लो, चलो Z3 ले लो इसको, ठीक है ना। तो Z3 माइनस Z3 कंजुगेट दिस, है ना, मैंने Z3 ले लिया। देखो मैंने क्या किया, फिर से बताता हूं। ये क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने इसको Z3 माना। अगर Z3 माना तो Z3 कंजुगेट निकाल लिया, फिर Z3 प्लस Z3 कंजुगेट निकाला, देखा 0 आया। अगर 0 आया तो Z3 इक्वल टू माइनस Z3 कंजुगेट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि Z3 जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। अगर Z3 प्योरली इमेजिनरी है तो मान लो Z3 इक्वल टू आई वाई रहा होगा, तो Z3 कंजुगेट कितना हो जाएगा, माइनस आई वाई हो जाएगा। तो Z3 माइनस Z3 कंजुगेट जो है वो कितना हो जाता है, 2i y हो जाता है। आप समझ में आया आपको ये चीज, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इसको बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं, देखो व्हाट आई कैन राइट इट एज, आई कैन राइट इट एज, इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। क्लियर हो गया, डन। हाँ, 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट आप इसको लिख सकते हो। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो अगर मैं आपको बोलूं, है ना, या आप कैसे समझ सकते हो, देखो ऐसे भी समझ सकते हो। चलो मैं इसको थोड़ा और आसान कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। मैं क्या करता हूं ना, और आसान कर देता हूं, देखो ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं लेट्स से, अगर मैं आपको बोलूं लेट्स से कि जो मेरा Z3 है ना, जो मेरा Z3 है, लेट्स से Z3 को मैं मान लेता हूं लेट्स से क्या है, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, ठीक है। तो Z3 कंजुगेट कितना हो जाएगा आपको, देखो Z1 कंजुगेट इंटू Z2 हो जाएगा, है ना। Z3 अगर मेरा Z1 इंटू Z2 कंजुगेट है तो Z3 कंजुगेट कितना हो जाएगा, Z1 कंजुगेट इंटू Z2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आप देख सकते हो ध्यान से
कि अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं तो ये बेसिकली मेरा क्या है, Z3 माइनस Z3 कंजुगेट है, Z3 माइनस Z3 कंजुगेट है। देखो ना ये क्या है, ये Z3 माइनस Z3 कंजुगेट है कि नहीं, यहाँ पे Z3 माइनस Z3 कंजुगेट क्या होता है हमको पता है, ये होता है ट्वाइस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3, है कि नहीं, ट्वाइस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3। क्लियर हो गया, ट्वाइस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 आपने क्या लिया था, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, तो तू को लिखो यहाँ पे ट्वाइस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। तो ये ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए समझना, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट एज, ठीक है। तो इसी को मैंने क्या लिख दिया, ट्वाइस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, डन। अब देखो, अब मैं बात करता हूं जनरल फॉर्म की। तो मैं जनरल फॉर्म कैसे निकालूंगा देखो, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट मैं क्या लिखूंगा देखो, व्हाइट कलर से लिखता हूं, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट मैं क्या लिखूंगा देखो, Z इंटू Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, ठीक है, माइनस Z कंजुगेट इंटू Z1 माइनस Z2, ठीक है, प्लस ट्वाइस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं थ्रू आउट आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, आई इंटू Z, Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट माइनस आई इंटू Z कंजुगेट Z1 माइनस Z2, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा देखो, -2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, डन हो गया एकदम मस्त तरीके से। तो ये हमको क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिला, ठीक है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लेट्स से मैं एक काम करता हूं, लेट मैं क्या बोलता हूं, लेट a इज इक्वल्स टू माइनस आई इंटू Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो a कंजुगेट कितना हो जाएगा भाई, i कंजुगेट कितना होता है, माइनस आई इंटू आपका -1 कितना हो जाएगा, प्लस आई। तो ये i हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, ठीक है। तो यहां पे देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर i इंटू Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट क्या है, a कंजुगेट है, तो a कंजुगेट ये आपका क्या हो गया, z हो गया, ठीक है। फिर माइनस आई इंटू Z1 माइनस Z2 का आपने a लिया है, तो क्या हो जाएगा, प्लस a इंटू Z कंजुगेट, ठीक है। और इसको मैं क्या ले लेता हूं, b ले लेता हूं, ठीक है। b इज इक्वल्स टू -2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। ये सब लेट ले लिया ना, इक्वेशन मेरा यही है, इक्वेशन मेरा यही है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, इसको लेट ले लिया a, इसको लेट ले लिया, ये अपने आप a कंजुगेट हो गया, इसको मैंने लेट ले लिया b, ठीक है। तो a कंजुगेट z प्लस az कंजुगेट प्लस b इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है। अगर ये इक्वेशन में आपको बोलूं तो क्या है आपका जनरल फॉर्म, है ना। यहां पे z क्या है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है बेसिकली इक्वेशन ऑफ ए लाइन है ना, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं क्या डिनोट करता है, ये कोई लाइन का इक्वेशन डिनोट करता है, आर्गन प्लेन में एक लाइन है जिसका इक्वेशन ये है। z क्या है, z वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो उस लाइन पे लाई करेंगे। a क्या है, a का जो वैल्यू होता है वो माइनस आई Z1 इंटू Z2 होता है। a कंजुगेट क्या होता है ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा भाई, a आपको पता है तो। b क्या होता है, -2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। क्लियर हो गया। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। डन। तो इस तरीके से आप निकालते हो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब देखो, अब जो हम बात करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल देखो, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो एक इक्वेशन है, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वालों पढ़ते हो, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होता है ये, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं ये कैसे लिखोगे आप, by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस a बाई bx माइनस c बाई b, ठीक है। इस इक्वेशन का अगर मैं स्लोप बोलूं तो क्या होगा, स्लोप होगा आपका माइनस a बाई बी। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या होता है आपका, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। आप कंपेयर करो, m क्या है आपका, माइनस a बाई बी है ना, तो m ही तो स्लोप होता है ना, m ही स्लोप होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, माइनस a बाई बी आ गया आपका, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं यहां पे पूछूं आपका स्लोप क्या है, तो आप पता है यहाँ पे क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स स्लोप कितना होगा वहां पे, कॉम्प्लेक्स स्लोप इज इक्वल टू माइनस a बाई a कंजुगेट। क्लियर। लेकिन बात आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये कैसे हुआ सर, है ना, आपको क्या लगेगा कि ये कैसे हुआ कॉम्प्लेक्स स्लोप, है ना। कॉम्प्लेक्स स्लोप का जो वैल्यू है वो माइनस a बाई a कंजुगेट, सर कैसे हुआ। सबसे पहला बात है कि कॉम्प्लेक्स स्लोप होता क्या है सर,
है ना, क्योंकि सर हम तो इसको और इसको तो कंपेयर ही नहीं कर पा रहे ना सर। ये तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है सर, ये तो a कंजुगेट z प्लस a z कंजुगेट प्लस b इज इक्वल टू 0 आ रहा है सर। हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि सर हम इसको कंपेयर कैसे करें और कैसे हमने उसको लिख दिया। ये तो सर हमको पता ही है कैसे लिखते हैं, क्योंकि हम ये ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट भी कर चुके हैं, स्कूल में पढ़े थे, और आप भी सर आगे पढ़ाने वाले हो तो हमको क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर इसका ना आइडिया नहीं है ना सर, ये हमको बता दो कैसे होगा। तो इसके लिए एक्सक्लूसिवली मैं इसको इसी लेक्चर में पढ़ाने वाला था, बट ये जो कंटेंट है ये पूरा YouTube पे अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगा कि काम करता हूं मैं इस वीडियो को स्प्लिट कर देता हूं और उस वीडियो पे मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा कॉम्प्लेक्स स्लोप पे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है दैट विल बी बेसिकली ऑन कॉम्प्लेक्स स्लोप, जहां पे हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स स्लोप बेसिकली होता क्या है। आप देखोगे z बाय z कंजुगेट इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स स्लोप, है ना, ऑफ द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट z। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है, इसका नाम कॉम्प्लेक्स स्लोप क्यों पढ़ा, सब कुछ के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बातें होंगी उसमें। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना। कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप मेरे से क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।